बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने या तितर बितर होने के बाद अब लगता ऐसे है कि हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शंस के लिए आहिस्ता आहिस्ता खुद को तैयार कर रहा है। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो PMLN का और पीपल्स पार्टी का और बाकी दीगर जमातों का इत्तेहाद हुआ था, इसको गैर फितरी इत्तेहाद कहा जाता था और ये कहा जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए है। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कि शायद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ साबित हुई और ख़ास तौर से 9 मई के बाद से जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी तब्दील होना शुरू हो गई है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरीके से उनको छोड़ छोड़ कर गए हैं, एक नई जमात जो है वो भी बन चुकी है और उसके बाद स्पेस जो है वो इन जमातों के लिए अब ज़्यादा हो रही है। एक तरफ हमने कराची में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी उस फतह को सेलिब्रेट कर रही है जो कि दहाइयों बाद, इतने अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है। कराची में मेयर की सूरत में जमात इस्लामी भरपूर कैंपेन के बावजूद, अक्सरियत रखने के बावजूद वहां से ना जीत सकी और सिर्फ कराची ही नहीं, हैदराबाद और सखर में भी हमने देखा कि बिला मुकाबला उनके बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए। सो वो जो स्पेस PTI ने, या फिर कहना चाहिए कि MQM की वजह से भी कराची में आई, वो उसको बहुत भरपूर तरीके से अवेल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी। और सिंध में वैसे ही इतने अरसे से उनका राज है। एक तरफ तो ये मामलात है, लेकिन लगता ऐसे है कि अब PMLN और पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन मोड ऑन करते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। पहले जरा कल का सौर सुनाइएगा जहां पर मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब के जो दौरे हुकूमत था उसमें क्या क्या तरक्याती मंसूबे हुए और किस तरीके से उन्होंने कंपैरिजन जो है वो दीगर जमातों के साथ दिया और ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो सुनाएगा। नवाज शरीफ साहब ने अनथक मेहनत के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया। कोई मंसूबा तरक्की का उठाकर देख लें, उस पर नवाज शरीफ की मोहर होगी। अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो खंडरात के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ ना होता, ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा। और आज एक तरीके से इसका जवाब जो है वो बिलावल साहब ने दिया सवात में। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाइए। आपने सदर जरदारी का दौर भी देखा, अपने मियां नवाज शरीफ साहब का दौर भी देखा। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या पीपल्स पार्टी के दौर में आपको ज्यादा रोजगार मिला या मियां साहब के दौर में ज्यादा रोजगार मिला? कायदे अवाम आम आदमी को हक दिलवाने के बात करता था और बाकी जमातें जो है वो तो मखसूस तबकात का ख्याल रखते हैं। बिलावल साहब ने एक तरीके से जवाब दिया कल मरियम साहिबा की बात का और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अगले इलेक्शंस की तैयारी को सामने रखते हुए, अपनी भरपूर कैंपेन को सामने रखते हुए बड़ी जल्दी शायद हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान भी कर दे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुसलसल आप देखें कुछ चीज़ों पे और ख़ास तौर से इकॉनमी को लेकर ये बात हो रही है। बजट पे जिस अंदाज में तनकीद हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेजिस्लेटर्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने सिंध के जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनको फंड्स कम देने पर, टैक्स का जो उनका हिस्सा है वो ना देने पर काफ़ी तनकीद की है। जवाब में PMLN के लोगों की तरफ से तो इतना ज़्यादा पीपल्स पार्टी को नहीं कुछ कहा गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भरपूर बजट पर तनकीद की। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज एक तरीके से एक धमकी जो है बिलावल साहब ने दी और वो ये कि अगर डार साहब या ये हुकूमत चाहती है कि इस बजट की मंजूरी में वो अपना वोट कास्ट करें तो फिर उनको उनकी शराइत माननी पड़ेंगी, जिसमें सरे फहरिस्त उन्होंने रखा कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उन पे रकम जो है वो खर्च की जाए, उनको फंड्स दिए जाएं। सुनाइएगा। वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपने आंखों से वो तबाही देखा है, मगर मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वज़ीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वज़ीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। वज़ीर आज़म इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, इस इत्तेहाद का वज़ीर आज़म है और जो वादा चाहे हम दुनिया से करते हैं या सूबे से करते हैं, या हम सब के वादे होते हैं और हमें पूरा करना पड़ेगा। और अगर मुस्लिम लीग
ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो एतराज है इस बजट पे जल्द ही डार साहब और बाकी जो उनकी टीम है हमारे एतराजात को वो दूर करेंगे। ये बिलावल साहब का अपने शॉट सुना कि अगर वो चाहते हैं कि बजट की मंजूरी में पीपल्स पार्टी अपना वोट दे तो फिर हमारे एतराजात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ेंगे। आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादियों को भी कहता हूं कि इलेक्शंस के लिए तैयार हों, मैदान में आए, ज़रा हिम्मत पकड़ें। क्या वाकई अब वो इत्तेहाद जो बना था अब इलेक्शंस को सामने रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होने की तरफ है? इसी पर पहले तो बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अरसलान शेख साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और नौमुंतखब मेयर हैं सक्खर के। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बैरिस्टर साहब। एक तो शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, दूसरी दफ़ा आप अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं मेयर सक्खर, बहुत मुबारक हो। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं एक्सक्यूज़ मी, सीनियर सहाफ़ी है, तज्ज़िया निगार हैं। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मजहर अब्बास साहब ये फरमाइए कि आपको लग रहा है कि अब पीपल्स पार्टी और PMLN इलेक्शन मोड ऑन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में वाकई एक दूसरे के आमने सामने होंगे, या पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलहदा होती हुई आपको नजर आ रही है? पीपल्स पार्टी PDM से गालिबन दिसंबर 2021 में ही निकल गई और इत्तेफाक से मैं उस दिन तारिक फजल चौधरी साहब के घर पे मौजूद था जिस दिन वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब में बहुत ज़्यादा तलखी हो गई थी, जब लॉन्ग मार्च करने वाले थे और ये तय नहीं हो पा रहा था कि जी पहले इस्तीफे दिए जाएं असेंबलियों से या पहले लॉन्ग मार्च किया जाए, और फिर इतनी ज़्यादा तलखी बढ़ गई कि जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि अगर पहले लॉन्ग मार्च करना है तो आएँ, पाकिस्तान आएँ और क़यादत करें, जिसको ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने पसंद नहीं किया उस रवैये को। और अल्टीमेटली जो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी जो शायद अब मुस्लिम लीग नून से दूर हो गए हैं या दूर कर दिए गए हैं या दूर मेरा ख्याल है फॉर्मली हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं, लेकिन हमें नज़र आया कि मुस्लिम लीग नून के इस तरह के अहम इजलास में जनरल कौंसिल में वो नहीं थे। लेकिन ये कि इस वक्त ज़ाहिर है इलेक्शन मूड में जा रहे हैं, इलेक्शन मूड में कम से कम पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि इलेक्शन मूड में जाएं हम, और इलेक्शन मूड में जाके वो मुस्लिम लीग नून से डिस्टेंस करना चाह रही है। अच्छा, शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हो, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है कि पीपल्स पार्टी जब 2018 में 2013 के इलेक्शंस में उस वक्त जो सूरत हाल बनी थी तो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट जो है वो कट गया था, और वो इसलिए कट गया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के जब करीब हुए तो जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है जो एंटाई मुस्लिम लीग नून या एंटाई शरीफ बयानिए पर बड़ा हुआ है, उसने शायद उस इत्तेहाद को उस तरह कबूल नहीं किया, और इसीलिए उस वक्त जब PTI के चेयरमैन बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उन्होंने नून लीग को टारगेट किया तो उनके वर्कर्स को वो चीज़ें अच्छी लगी और वो ज़्यादातर वर्कर पीपल्स पार्टी का उस वक्त PTI में चला गया। अब जो सूरत हाल बन रही है वो जाहिर है एक वो थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाह रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि PDM की जो गवर्नमेंट है वो बेसिक लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आती है, और लगता ये है कि शायद पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में जाए तो वो इस पूरी नाकाम पॉलिसी का मलबा जो है वो PMLN पर डालने की कोशिश करें, और सदर्न पंजाब खासतौर पे वो कर रहे हैं, उसमें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये इलेक्शंस का ही माहौल है। अभी आपको शायद नज़र आए कि नवाज शरीफ साहब शायद उस तरह जवाब नहीं दे, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे पीपल्स पार्टी को चाहे मरियम नवाज के थ्रू जवाब आए, लेकिन इस वक्त जो बड़ा टारगेट है वो ये कि बजट पास हो जाए। बजट हो भी जाएगा पास, बजट नहीं रुकते आमतौर पे, लेकिन ये कि टेंशन को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि डिस्टेंस ज़रूर हो रहा है, क्योंकि 12 अगस्त को ये
ये गवर्नमेंट और बिल्कुल सही, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऑन सो मेनी ओकेजन्स पीडीएम के रहनुमा बात करते थे कि हम सब इकट्ठे हुए भी हैं, तो ऑब्वियसली पीटीआई के अगेंस्ट हुए, सब ने जो है वो चीज़ करनी थी और अब अचीव उनको नजर आ रहा है कि हो गई है। तो ये एक्सपेक्टेड था नज़ीर लगारी साहब के इनकी राहें जुदा होंगी, एक बड़ा अननेचुरल अलायंस पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का इकट्ठे हो जाना डेफिनेटली था। आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले ही और ख़ास तौर से अभी जो बजट वाली डिबेट है, जो इकोनॉमी है, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का ओहदा पीएमएलएन के पास है, एक बहुत अहम ओहदा वज़ीर ख़जाना का वो पीएमएलएन के पास है, तो इसी को बुनियाद बनाते हुए अलग होंगे या टेक ऑन करेंगे पीएमएलएन को? देखें, पहली बात तो ये है कि इत्तेहाद के बारे में ये मैं नहीं कहता हूँ कि गैर फितरी था। ये इत्तेहाद एक ऐसे फाशिस्ट रवैये के खिलाफ हुआ था जो किसी चीज़ को भी वैल्यू करने को तैयार नहीं था, किसी पाकिस्तान की कोई भी ऑब्जेक्टिविटी को एक तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वो पाकिस्तान के मारूजी हालात के अंदर किसी किस्म के इक़दामात के लिए, कुछ सियासी अमल के लिए वो किसी सूरत में तैयार नहीं था। और फाशिस्ट रवैया ये था कि जी हम हैं तो हैं, हम नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। और बिल्कुल उन्होंने तो बाकायदा एक इंतकाम का रास्ता निकाल लिया था, और इंतकाम का रास्ता ये था कि सबको लाइन से जेल में भेजना शुरू कर दिया था और सबको इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और ये एक ऐसा इत्तेहाद था कि जो तमाम पार्टियों ने मिलकर, और जिस तरह से इसको लाया गया था वो बहुत ही गैर जमहूरी तरीके से लाया गया था, और जिस तरह से धांधली करके, एक बदतरीन धांधली करके इनको लाया गया था, और लाने के बाद जिस तरह से इनको बिठाया गया और जिस तरह से इनको सब कुछ इनके हवाले करके कहा गया कि चलें आप मुल्क चलाएं, तो वो इत्तेहाद बना। लेकिन ये बात कि गैर फितरी था, हाँ, दोनों अलग अलग नुक्ता नज़र की पार्टियां हैं, दोनों का बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दूसरे के साथ इनका नुक्ता नज़र वो नहीं करता है। एक तरफ लोग जो हैं एक ख़ास मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की या उस क्लास की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, और हमारे यहाँ ज़ाहिर है कैपिटलिज्म जो है वो एक बदतरीन किस्म का करप्ट कैपिटलिज्म है जिसकी नुमाइंदगी वो करते हैं। और एक तरफ ये है कि जो अपने आप को कहते हैं कि मासेस के, आम आदमियों के, लुटे पुटे लोगों के और आम गरीब आदमी के पिसे हुए कुचले हुए तबकात की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ बयानिए के साथ जो है वो सियासत में हैं, और इस वजह से जो है इनका दोनों का एक साथ का इत्तेहाद, इलेक्शन इत्तेहाद तो हो नहीं सकता है। तो ज़ाहिर कुदरती तौर पर ये अलग अलग रास्ता अख्तियार करेंगे और इसी तरह ही इन्हें आगे जाना होगा, और इसी तरह जाकर इन्हें इस पूरे प्रोसेस को शामिल लेकर आगे चलना होगा। सही कर, ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर सलान साहब, ये जो अभी आपने मजहर साहब का भी, लगारी साहब का भी तज्जिया सुना होगा, और इसी से रिलेटेड सवाल भी है कि अब ये जो शिकायतें होना शुरू हो गई हैं, ये सिंध में भी है, जाहिर है, जिस तरह ये कहा गया कि जी जो हमारा टैक्स में सूबे का हिस्सा है वो रकम नहीं दी जा रही है, वफाकी हुकूमत ने उससे इनकार कर दिया है। फिर जो सिंध में मुतासरा इलाके हैं सैलाब से, वहाँ पर फंड्स जो हैं जो वादे किए गए वो नहीं दिए गए। सिर्फ सिंधी में नहीं, हम पंजाब में भी देख रहे हैं कि वहाँ पर भी एक और इल्ज़ाम जो पीपल्स पार्टी के पंजाब के लोगों ने लगाया है वो ये लगाया है कि ये जो पंजाब में केयर टेकर बैठी हुई है ये नून लीग के काम करती है, हमारे काम नहीं करती। हालांकि वज़ीर आला पंजाब जो हैं, ही वाज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी रियली क्लोज टू जरदारी साहब। बट मुझे ये बताइए कि वाकई ही ये जो इन्होंने धमकी दी है बजट में वोट वाली, जैसे मजहर साहब ने कहा, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ये धमकियां ही होती हैं कि नहीं हमारी शराइत मान लें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें, नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। ये वाकई आप लग रहा है आपको कि इस दफ़ा आप ऐसा कर देंगे अगर फंड्स रिलीज नहीं होते तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हर साहब, लगारी साहब दोनों बहुत सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और मैं भी इनके प्रोग्राम्स देखता हूँ, लेकिन हमारे चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच से एक इम्प्लाइड मीनिंग तो निकाला गया कि जी इसका प्रेडिक्टेबल आउटकम ये होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली मिस कर दी गई। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड देखें, पहले दिन से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियाद में आई थी टिल टू डेट, तो
तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक अवाम से रहता है, और जब अवाम को इग्नोर किया जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ रिजर्वेशन शो करती है बल्कि स्टैंड लेती है। यहाँ तक स्टैंड लिए गए कि आपके सामने शहादतें हुई, भुट्टो साहब को फांसी हुई। अगर मेरा ताल्लुक खुद सक्कर से, अगर आप एक ऐसे तबके को इग्नोर करेंगे बजट में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरतमंद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी आवाम का साथ कैसे छोड़ेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आवाम की ताकत और आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी भी जमात से, ये बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी का वाज़े पैगाम है कि जी पीपल्स पार्टी का किसी जमात से कंपटीशन नहीं है, किसी जमात से इलेक्शन नहीं है। अगर इलेक्शन है तो वो बेरोजगारी से है, अगर इलेक्शन है तो वो महंगाई से, इलेक्शन है तो इस अदम इस्तेकाम, जिस तरह से बदहाल पाकिस्तान है, इस निज़ाम के खिलाफ इलेक्शन है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं है। और ये स्पीच, ये डायरेक्ट अवाम के पब्लिक सेंटिमेंट्स जो बजट में इग्नोर किए गए, नौजवानों की रोजगार, अगर आप नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे या उस तबके को आप जो सैलाब से मुतासिर हुआ है उसको इसमें एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर ये लोग ना सिर्फ सफर करेंगे, इनका डायरेक्ट ताल्लुक आपका मुकाबले में इलेक्शन नहीं है, बेरोजगारी से है, अवामी इश्यूज से है, तो फिर सबको इकट्ठे होकर फिर जो इत्तेहाद चल रहा है वही फिर इत्तेहाद चलाते रहे कि जी सारे इन इश्यूज से मिलकर फाइट करते हैं। वो तो फिर जाहिर है सियासी जमात के सामने तो आना होगा ना, आपको अपना मंशूर देना है, उनको अपना मंशूर देना है। देखिए, बिल्कुल इत्तेहाद होना चाहिए अगर इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए। अगर जो इत्तेहाद है वो एक पर्टिकुलर जमात को या पर्टिकुलर सूबे को, सब भाई हैं, सब पाकिस्तानी हैं, पंजाबी, सिंधी, उर्दू बोलने वाले, पठान, कश्मीरी के सब भाई हैं, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर इस्तेकाम पाकिस्तान तो एक पार्टी है, वो बनाई गई है, उसके ऊपर मैं, क्योंकि इस वक्त मैं नहीं समझता दैट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट, लेकिन उसकी क्या रियलिटी है, क्या बैकग्राउंड है, वो हम सबको पता है। और इलेक्शन में आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ, आपने वो मिस कर दिया पॉइंट। आपने कहा ना कि सबको इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, तो मैंने उस पर कहा, मैंने कहा इस्तेकाम पाकिस्तान तो अब एक नई पार्टी का नाम है। देखें सादिया, एक होती है जिसको आप कहते हैं एक बबल क्रिएट किया जाता है, एक होती है ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी ग्राउंड में रूट्स होती हैं, एक वक्ती सिचुएशन। इस तरह की पार्टियां माजी में भी बनती रही हैं, एमक्यू में डिवीजन्स में भी बनती रही हैं, और इन पार्टियों में एक हवा भराई जाती है, लेकिन वो हवा बहुत वक्ती होती है, टाइमिंग होती है, ये गुब्बारे फट जाते हैं और ज़मीन पर लेट जाते हैं। लेकिन वो पार्टियाँ जो ग्राउंड पे आपके काम करती हैं, जो आवाम के साथ राब्ते में होती हैं, जो हमेशा स्टैंड लेती हैं। आज आप देखें कराची का बल्दियाती इलेक्शन, आप देखें, आप पूरे सिंध का बल्दियाती इलेक्शन देखें, ये बिलावल भुट्टो साहब की एक कंटिन्यूस पॉलिसी, स्ट्रगल, एफर्ट्स, और आज भी कुछ फेडरल जो अचीवमेंट्स हैं उसको PMLN क्लेम कर रही है, लेकिन आप देखें कि कंटिन्यूसली आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, आपके मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर, इन सारे एड्रेस को इश्यूज करने के लिए डिप्लोमेटिक वे फॉरवर्ड किस तरह से बनाया, इन मुल्कों से किस तरह के से जो ताल्लुकात माजी में टूट गए थे, बुरी आपकी फॉरेन पॉलिसीज के से जोड़ा किया, और आज रिजल्ट आ रहा है। और आज उसका बेनिफिट बेशक PMLN ले रही है, वो कोई इसमें नहीं है, लेकिन इसमें एफर्ट्स किसकी हैं, तो वो हमें देखने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह माजी में आवाम की खिदमत की है, आने वाले इलेक्शन में भी कीगी, लेकिन उसका 1 पॉइंट एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि जी हम डिवीजन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम ज़बान पे, ज़ात पे, पर्टिकुलर क्लास पे, पर्टिकुलर सूबे पे, और बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अब इसी पे मूविंग ऑन, मैं आती हूँ दोबारा, इसी को आगे बढ़ाते हुए मजहर साहब मुझे बताइए कि बहुत सारी चीज़ों के बावजूद, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे तनकीद होने के बावजूद, सिंध के अंदर अगर हम देखें तो वोट बैंक उनका इंटैक्ट है। अब तो कराची में भी जिस तरीके से उन्होंने मज़ीद स्पेस गेन की है वो हमारे सामने है। PMLN के हवाले से भी अगर कहें कि पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो गया तो डेफिनेटली नहीं हुआ। ये जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसके मर्ज़ वजूद में आने से आपको क्या लग रहा है कि किसका वोट जो है वो कम होगा, किस पार्टी को फ़ायदा, किसको नुकसान आपकी नज़र में हो सकता है? देखिए सादिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का अपना एक ग्राउंड है और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, और उसको उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि किसी ने जाके उसे चैलेंज भी नहीं किया। रूरल सिंध में बेसिकली पार्टी रिवॉल्व की एंटाई पीपल्स पार्टी नैरेटिव पे, बजाय इसके कि वो दीगर जमातें जाके अपने तौर पे अपने तय काम करती, वो एक एडवांटेज हुआ।
लेकिन मेयर कराची का इलेक्शन बहरहाल अभी एक मुतनाज़ा है, अभी उसके कोर्ट में भी मामला है, अदरवाइज भी अभी देखना है कि वो जो 30 फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं जो दावा किया जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो जब सरफेस करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अभी भी अगर हम एज सिचुएशन स्टैंड टुडे इवन 173 का जो वो काउंट है वो भी अभी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है पीपल्स पार्टी को, अभी भी ऐवान में सिंपल। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन अदरवाइज सखर में अरसलान के वालिद साहब हैं, इस्लामुद्दीन शेख साहब जो है वो मेयर रहे हैं, चाहे उसको पीपल्स पार्टी में नहीं थे लेकिन बहरहाल वो मेयर सखर के रहे हैं, पुराने सियासी आदमी हैं। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी पहली मरतबा जीती है, मीरखास में पहली मरतबा जीती है, और इन जगहों में उस तरह उनके चैलेंजर नहीं आए जैसे माजी में हमने एमक्यूएम को देखा था कि एमक्यूएम एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन सिंध पॉलिटिक्स करती थी। पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है ये पंजाब सेंट्रिक पार्टी नज़र आती है, इसके तमाम मेन ऑफिस बेयरर्स का ताल्लुक पंजाब से है, और इस फोकस जहांगीर तरीन साहब का फोकस ज़्यादातर सदर्न पंजाब में है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब उस साइड पर शायद इतना वो ना हो। अभी देखना है, अभी तो बिल्कुल नई नई जो भी है बनी है, बनाई गई है, हमारे यहाँ ये सारी चलती हैं। लेकिन ये अगर अब जहांगीर तरीन साहब PMLN के साथ जाते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की बहरहाल नवाज शरीफ साहब भी से भी एक दो मुलाकातें हो चुकी हैं। तो ये लेकिन जो अगर सदर्न पंजाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी कॉन्सनट्रेट सदर्न पंजाब पे कर रही है, लेकिन यहाँ से उनको कुछ सीटें मिल जाएं तो मैं अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी यहीं है, PMLN भी यहाँ होगी, और प्लस हमें नहीं पता कि PTI किस शक्ल में मौजूद हो। तो मेरा ये जो अगर सेटबैक होगा आगे चल तो एन मुमकिन है पीपल्स पार्टी को सेटबैक हो सदर्न पंजाब में। अगर नून और जहांगीर तरीन मिल जाते हैं तो सेटबैक हो सकता है, और आप इसे इस पॉसिबिलिटी को भी रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि सदर्न पंजाब में इवन PTI और पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद हो सकता है। पॉलिटिक्स में हर चीज़ हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले पार्टी के वो रहे हैं, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते उनका इत्तेहाद हो जाता है जी। ये जो चीज़ें हैं हमें देखना है, लेकिन हमें नज़र आएगा कि अगले 3 महीने के अंदर पॉलिटिक्स बहुत तब्दील होगी, बहुत चेंज होगी। ये असम्बलियाँ ख़त्म होंगी 12 अगस्त को, उसके बाद हम देखेंगे कि सारा जो फोकस नज़र आएगा पे, और बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आएगा पॉलिटिक्स का, वो आपको पंजाब में नज़र आएगा, पंजाब में नजर आएगा, और बहुत सारे इत्तेहाद आपको टूटते हुए और नए बनते हुए जो है वो नजर आ रहे होंगे। एक ब्रेक मुझे लेने से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात हो रही थी, और नज़ीर लगारी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑब्वियसली जो अभी भी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके जो मुशीर हैं, स्पेशल एडवाइज़र्स हैं। अब क्योंकि इलेक्शंस पे एक तरफ पीपल्स पार्टी PMLN वो भी इकॉनमी पे, अवामी इशूज़ पे बात करेंगे, क्योंकि यही एक वो नैरेटिव होता है जो इलेक्शन कैंपेन्स में सियासी जमातें लेकर जाती हैं। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये किस तरीके से इस नैरेटिव को आगे इलेक्शन कैंपेन में लेकर जा सकते हैं, ये कैसे इकॉनमी की बात कर सकते हैं, ये कैसे तनकीद कर सकते हैं इस हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर, जबकि खुद इनके लोग हुकूमत में बैठे रहें? पहले 1 मिनट मैं आपका लूँगा। ये जो मेरे भाई ने मजहरबाज साहब ने कहा है कि मेयर के इंतखाब को के मुतनाज़ा हुआ है, जाहिर है कि जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी वो पीपल्स पार्टी ही थी, और 3 बार इस शहर को जमात इस्लामी के हवाले किया गया, उसका मैंडेट न होने के बावजूद और इलेक्शन में हारने के बावजूद।
और 70 के इंतखाबात में सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की 1 सीट थी और पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थीं। और जब 1979 के बल्दियाती इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई, मेयर का इलेक्शन जीत गई। हम वहाँ पर थे, हम उस वक्त रिपोर्टिंग किया करते थे और हम देख रहे थे। 3 वोट कैंसिल किए गए, 1 वोट खानम गौहर एजाज का था, 1 उनकी नंद का था और 1 और वोट कैंसिल किया गया था और अब्दुस्तार अफगानी साहब को मेयर बनाया गया था। और डिप्टी मेयर फिर भी पीपल्स पार्टी का, दूसरी टर्म के लिए वो मुंतखब हुए तो नहीं आने दिया गया पीपल्स पार्टी को, डिप्टी मेयर फिर भी पीपल्स पार्टी का था। और तीसरी बार नेमतुल्लाह खान आ रहे, नेमतुल्लाह खान को लाया गया तो उसके लिए हनीफ तैयब साहब का जो एक हालिया चल रहा है इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, उनसे पूछ लेना, नहीं आ रहे थे वो। नेमतुल्लाह खान भी नहीं आ रहे, ताज हैदर आ रहे थे, लेकिन नेमतुल्लाह खान को लाया गया और तारिक खान को रात को 3 बजे उठाकर उनके घर पर ले जाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तारिक खान जो था वो पख्तून लोया जरगा का था, उसकी सीटें जो है वो उसमें शामिल की गई जबकि वो कमिटमेंट कर चुका था। तो इस तरह लाया गया। अब चौथी बार जो है ये अब जो मेयर बना है पीपल्स पार्टी का, उसके लिए जमात इस्लामी बहरहाल दूसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर पीटीआई थी। पीटीआई के जिस सदर ने ऐलान किया था वो खुद पार्टी छोड़ गया, जिस सूबाई सदर ने किया। इसके बाद जो है कराची का सदर जो था आफ्ताब सिद्दीकी, वो पार्टी छोड़ गया। अब वो लोग किस डिसिप्लिन में थे, किसके साथ थे, किसके साथ नहीं थे। जो एमपीएज, एमएनएज, मिनिस्टर जिस बयाने का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, हम उन बेचारे काउंसिलरों को और यूसी चेयरमैन कह रहे हैं कि उस बयाने का बोझ उठाएं। वो अपने तौर पर अगर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है तो बना लिया है, ठीक है, अपना जैसे भी आकर मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। और अगर नहीं होंगे तो ये भी सामने आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको मुतनाज़ा नहीं कहा जा सकता है। वो मेयर मुंतखब हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर पंजाब में बेस कहाँ है? ये बिरादर निस्बती हैं जहांगीर तरीन मखदूम अहमद महमूद के। मखदूम अहमद महमूद की हमशीरा जो है वो जहांगीर तरीन की अहलिया हैं, वो पीपल्स पार्टी सराइकी बेल्ट के प्रेसिडेंट हैं। और जहांगीर तरीन के अपने जो बहनोई हैं वो हैं अपना हुमायूं अख्तर खान। तो इस तरह के रिश्ते नाते हैं। इनके रिश्ते नाते इनके गिलानी खानदान से भी हैं और इनके रिश्ते नाते और जगहों पर भी हैं। लेकिन रिश्ते नातों की सियासत में मैं बात नहीं करता हूं कि वैसे ही होगा जो रिश्ते नाते चाहेंगे, लेकिन बहरहाल अब पीपल्स पार्टी ने जो भी इलेक्टेबल लोग थे या जो लोग भी पिछले इसमें हुए कि 32 के करीब जो अरकान हैं वो शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी में, इन्होंने ऐलान किया है। वो राजनपुर से, मुजफ्फरगढ़ से, रहीम यार खान से और लिया से और उस मुल्तान से और लोधरा से और दीगर अजला से जो है लोग शामिल हुए हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर उसका बेस भी यही बनाया जा रहा है। लोधरा से लड़ते हैं इलेक्शन जहांगीर तरीन साहब, वो भी यहाँ से लड़ेंगे। जहांगीर तरीन साहब क्या सीट एडजस्टमेंट करते हैं? मुझे बताइए लगाई साहब, साउथ पंजाब की अभी आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि ये आईपीपी पार्टी जो है ये ज्यादा इंक्लाइन जो है टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी है या पीएमएलएन है? आपको क्या लगता है कि मुतवक्की इत्तेहाद कहाँ पे हो सकता है इनका, या अलग से इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन में ये ज्यादा बहस चल रही है और कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें इनसे इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, हमें अलग लड़ना चाहिए। लेकिन जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो खुद चाहती है कि पीएमएलएन के साथ उसका एडजस्टमेंट हो और उसका पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करने का कोई इरादा नहीं है। वो चाहती है कि उसका एडजस्टमेंट हो, लेकिन पीएमएलएन के अंदर एक बड़ी रिजेंटमेंट मौजूद है। वो चाहते हैं कि ये इनके साथ सीट एडजस्टमेंट ना की जाए और इनके साथ जो भी इलेक्शन हो वो हम अपने निशान पर और अपने इस पर इलेक्शन लड़ें। सराइकी बेल्ट जो है वो बड़ी हद तक क्लियर है। बिल्कुल सही है। और इसमें जो मंशूर बना रहे हैं, जिस तरीके से बात हो रही है इकोनॉमी की, और उनके लोग अब टॉक शोज में भी आना शुरू हो गए हैं और इकोनॉमी पे बात करते हैं, बजट पे खासतौर से बात करते हैं। अब इसी पे बैरिस्टर साहब, अब जिस तरह मैं लगाई साहब से आईपीपी का पूछ रही थी कि चले इनके तो चंद एक लोग बैठे हुए एडवाइजर्स हैं जो इस हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, अभी रूल कर रहे हैं,
तो वो किस तरीके से इकॉनमी की बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी, PMLN और ऑब्वियसली सारी जो 13 जमातों का इत्तेहाद हुआ है, अब इस पे भी आप लोगों की तरफ से जो आवाम को कहा गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों ला रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है, बहुत बुरा हाल कर दिया है PTI ने मुल्क का, तो अब हमने आना है, चीज़ें ठीक करनी है। तो जब IPP ये बात नहीं कर सकती तो आप तो बैठे रहे हैं बाकायदा वजारतें लेके, आप किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन में जाकर ये कहेंगे जो आपके लेजिस्लेटर्स कह रहे हैं पार्लियामान में कि तमाम खराबियों और नकाइस जो है वो PMLN की पॉलिसीज़ की वजह से हुए, वो तो आप भी शामिल रहे। जी शादिया, देखें, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से पहले ही अलहदा हो गई थी, और सेकेंडली इसके अंदर जो आपने बात कही कि गवर्नमेंट का हिस्सा रही, बाकी बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा रही, लेकिन आप हमेशा देखती हैं लार्जर इंटरेस्ट इन द पब्लिक कि आप मुल्क के इस्तेकाम के लिए क्या बेहतर है। तो टॉप प्रायोरिटी ये थी, क्योंकि एक ऐसा बिल्कुल अभी भी है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा बन गया था, तो उसके लिए तमाम पार्टियों ने फैसला किया कि जी इस शख्स से जान छुड़ाई जाए ताकि पाकिस्तान आगे चले। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो शख्स कुछ ऐसे पौधे बो गया था, ऐसे बीज बो गया था जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई। और अगर आप नोट करें, अगर आप चीज़ों को देखें तो दुनिया के अंदर ये एक बिल्कुल सर्टेन फैक्ट है कि जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इन्फ्लेशन नीचे होती है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके मुल्क के सियासी इकोनॉमिक हालात से होते हैं। कि PTI ने बार बार धरने, मसलाइल, फौजी तस्लीहात को जलाना करना, अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये जो बीज बोए उनको, लेकिन आज ये बिलावल भुट्टो साहब की हिकमत अमली, फॉरेन पॉलिसी और इनकी डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से आज पाकिस्तान दोबारा एक बेहतरी की तरफ चलने जा रहा है। लेकिन जहां पर इत्तेहादी जमातें फिर पाकिस्तान के उस तबके को इग्नोर करते हैं या डिवीजन्स की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर अवाम का अलम लेके बिल्कुल ना सिर्फ स्टैंड लेती है और कैटेगोरिकली कहती है कि जी ये चीज़ें हम करेंगे ठीक। और अब इस्तेकाम पाकिस्तान की बात हो रही है, दूसरी पार्टियों की बात हो रही है। देखें, मैं भी एक अपना लॉ स्टूडेंट हूं, और अगर हम देखें तो हम बाकी मुल्कों से पीछे रह गए, और ये बुजुर्गान जो हैं वो तजुर्बे कर करके थक गए। अगर इस वक्त किसी के पास हल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, अगर किसी के पास हल है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो साहब के पास है। नौजवानों ने एक बुजुर्ग को नौजवान समझा, इमरान खान को गाने बजाने के चक्कर में उनको पसंद तो किया, लेकिन उन्होंने क्या हाल किया पाकिस्तान को, किस जगह पे, किस धरने पे, बुजुर्गान जो है आप हालत देखें, आप ग्राउंड की हालत देखें, जब महंगाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अभी जो लगारी साहब ने, खैर वो हम साउथ पंजाब के डायनामिक्स को सामने रखते हुए बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि PMLN के साथ शायद चाहती है IPP इत्तेहाद करना, पीपल्स पार्टी के साथ ना चाहते हो। बट आप मुझे बताएं कि सिंध में क्या ये सूट करता है? आप ले सकते हो उन लोगों को जो कि ऑब्वियसली PTI से टूट के गए हैं IPP में, उसमें PTI के जो सूबे के प्रेसिडेंट थे वो भी शामिल हैं जो अब IPP में हैं, कराची के प्रेसिडेंट जैसे लगाई साहब ने भी जिक्र किया वो भी अब उधर छोड़ के जा चुके हैं। सो वो लोग जो गए IPP में PTI से, आप क्या उनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं? देखें, इसके अंदर मैं समझता हूँ दो पॉलिसीज़ हैं। एक तो जनरल, एक वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करेंगी, नाम नहीं असल इस्तेकाम, अवाम की बात करेंगी, नॉन डिविजन्स की बात करेंगी, ज़बान ज़ात से हटके करेंगी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगी, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी और सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। लेकिन इस्तेकाम में पाकिस्तान का आप सिर्फ स्ट्रक्चर देखें। इलेक्टेबल्स आप किसको कहते हैं? इलेक्टेबल्स आप उनको कहते हैं जो इतनी सलाहियत रखते हों कि बगैर पॉलिटिकल पार्टी जीत के आए। तो सबसे पहले तो इस्तेकाम पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, कोई तंजीम नहीं है। अभी फेसेस ला के बिठा दिए, इन फेसेस की कोई मैं समझता हूँ हैसियत नहीं है। हाँ, जिस तरीके से हम बात करते हैं तरीन साहब की एक नहीं 3-3, 4-4 शुगर मिल्स हैं, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार एकड़ पे ज़मीन है। हाँ, तो 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी ज़रूर हैं कि जहाँ पर जो हारी बैठा हुआ है, जो लोग काम करने वाले हैं, वो इनकी मिलों को गन्ना देते हैं, तो उनको तो आप इलेक्टेबल्स कह सकते हैं। बाकी ये जिस तरीके से आप कह रही हैं कि कराची के अली जैदी साहब या ये, इन लोगों को ग्राउंड का पता नहीं है। आप हमसे पूछें, हमें पता है, हम पार्टी गाइडलाइंस देती
मिलती है। हमें पता है कि अवाम किस तकलीफ में, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, उनकी नर्व्स क्या हैं। आपने 3-3.5 साल में इन लोगों को कभी अवाम के बीच में देखा, कभी अवाम की बात की, सिवाय क्रिटिसिज्म, सिवाय एलिगेशन, बदतमीजी, कल्चर पाकिस्तान। बल्कि सबसे ज़्यादा आप देखें पीटीआई ने अगर कोई नुकसान पहुंचाया ना, आप मुझसे पूछती हैं, तो पाकिस्तान के कल्चर के अंदर बदतमीजी इंट्रोड्यूस करा दी है, जो कि एक ऐसा नुकसान है जो मैं समझता हूँ कि दुनिया में शायद पाकिस्तान को कभी किसी ने नहीं दिया होगा। आज बहन भाई में वो जो असूल थे, तहजीब थे। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मजहर साहब और लगाई साहब, अब जरा इस पे भी आप दोनों का मैं तज्जिया चाहूंगी। पहले मजहर साहब आपसे, ये जो सेनेट में भी अप्रूव हो गया इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर जो तरमीम आई हैं, दोनों पे बताइएगा। एक तो दूसरा जो नाहली वाली मुद्दत है कि 5 साल हो गई है अगर आइन में कहीं पर तयन नहीं किया गया नाहली का, और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर किया गया है, वो डिसीजंस ले सकते हैं। इलेक्शन डेट भी प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर बाद में स्केड्यूल चेंज करना है तो वो भी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। आपको लगता है कि ये एक अच्छा इक़दाम है? ये जो इतने टाइम से एक शोर मचा हुआ था कि यही समझ नहीं आ रही थी कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना किसने है? अच्छा, पहले तो पता नहीं लगारी साहब क्यों इसको इस तरह ले गए। मैंने कब कहा कि 79 में 83 में जो कुछ हुआ, मैंने तो लिखा है कि 79-83 में क्या हुआ। मैंने हमेशा लिखा है कि पीपल्स पार्टी का कराची में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। दैट डजंट मीन कि आप, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वो 30 यूसी के चेयरमैन क्या आपको कहीं मार्केट में नज़र आए, कहीं नज़र आ रहे हैं आपको वो यूसी चेयरमैन, वो आके कहेंगे कि हमारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और हम जो है एक इंडिपेंडेंट उसमें रहते हैं। इस वक्त क्या पोजीशन है, इस वक्त हाउस कितने का है, मेयर के पास कितनी इस वक्त वो हैं। जाहिर है एक अपेरेंटली एक जो इलेक्शन हुआ है उसमें, और जमात इस्लामी की भी ये पोजीशन गलत है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इसलिए कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस में गए हैं। जब आप प्रोसेस में चले जाते हैं तो आप उसको लेजिटिमाइज कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, कंट्रोवर्सी क्या चीज़ होती है? कंट्रोवर्सी ये मतलब ये नहीं होता कि कोई गलत है, कोई सही है, लेकिन एक तनाज़ा है। जब तो अदालत में वो है, जब तो अदालत ने ये डिटेल्ड ऑर्डर दिया है कि जी जब तक ये अपील वो नहीं होगी, इसका डिस्पोज ऑफ नहीं होगी, इस इलेक्शन के हवाले से ये इस इलेक्शन का नतीजा बदल भी सकता है। बदलने से मुराद ये पुराने कानून के तहत इलेक्शन हो सकता है। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी, इसलिए तनाज़ा मुतनाज़ा कहा गया है। कौन जीता है कौन नहीं है वो तो जाहिर है रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस वक्त 2 के दरमियान इलेक्शन था, एक को 173 मिले, एक को 160 मिले। जिसे 173 मिले उसके पास भी बहरहाल इस वक्त तक सिंपल मेजॉरिटी नहीं है जो 184 की है। तो इसलिए एक कंट्रोवर्सी है। बाकी तो पीपल्स पार्टी हमेशा से कराची में एक स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर रही है। जहाँ तक वो बात है, देखिए ताहयात नाअहली वैसे ही गलत वो है। आप किसी सियासी लीडर को कैसे ताहयात नाअहल करार दे सकते हैं? इसी तरीके से हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम कवानीन बनाएं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि कानून या आइन में तरमीम या कवानीन ऑल टाइम टू कम के लिए होते हैं, यानी अनटिल आप उसमें कोई बेहतरी लाए। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ करते हैं तो वो आगे जाके आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये सोच के करें। बाकी जो अपेरेंटली जो चीज़ें आई हैं उसमें तरमीम हुई हैं, उसका फ़ायदा तो अपोजिशन को भी होगा। तो उसमें मुझे कोई ऐसी खामी, कोई ख़ास खामी नहीं नज़र आती उसके अंदर। ठीक है लगाई साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि वाकई इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ मजीद स्ट्रेंथन करेगी, जिस इदारे पे हर दौर में ऑपोजिशन की तरफ से इल्ज़ामात लगते आए हैं कि किस तरीके से हुकूमतों के थ्रू ये इस्तेमाल होता रहा है मुखालिफिन के खिलाफ। आप बताइए कि आप इस तरमीम को किस तरीके से देख रहे हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो आई अभी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बगैर सोचे समझे ये किया गया है। इसका क्या मतलब है?
आप प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है अच्छा। आप फिर उसको वैसे ही अबॉलिश कर दें। क्या जरूरत है आपको इतना बड़ा स्टाफ रखने की, अरबों रुपए रखने, उसका बजट रखने की और सैकड़ों मुलाजमीन रखने की। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस सेरेमोनियल ही है तो फिर सेरेमोनियल के पास स्टाफ भी 2-4 आदमियों का रखते हैं और फिर जो भी हो वो उसको एक रस्मी तौर पर चलाते रहें। ये भी एक रस्मी था, जाहिर है फैसला करना होता है हुकूमत ने, वो करने के बाद इलेक्शन कमीशन को कम्युनिकेट करती है, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को भेजता है और प्रेसिडेंट उसका ऐलान करता है। तो अगर इतनी सी बात को आपने वो करना था कानून साजी, मुझे ये समझ में नहीं आता। और ठीक कहा है मजहर अब्बास साहब ने कि भाई अगर आप कवानीन बना रहे हैं अपने आज के मारूजियत को सामने रखते हुए, आज का मारूज क्या है वो आप सामने रख रहे हैं, कल फिर जब आप इस मुसीबत में फंसे होंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे कि जनाब ये कानून है। और यही हुआ था जब मियां नवाज शरीफ को नजरिया जरूरत जो है वो हर दौर में फिर आप सामने रख लेते हैं। जब 18वीं तरमीम में ये कहा जा रहा था कि भाई ये 68, 62, 63 जो है आर्टिकल ये खतरनाक है, ये ऐसा कोई भी नहीं है कि आप इसको पूरा कर सकें। खुद ज़िया-उल-हक पूरा नहीं करता था इसको, अब इसको जो है आपने इसको शामिल करें। तो मियां नवाज शरीफ राजी नहीं हुए थे, उन्होंने कहा नहीं रहने दें इसको, तो उसको अमेंड नहीं कर सके थे। अब सबसे ज्यादा निशाना वो बने हैं। अब ये जो कवानीन कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, मजहर अब्बास साहब, बैरिस्टर अरसलान शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।